चलो, गुड आफ्टरनून। वॉइस ऑडिबल है क्या मेरी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। ज्वाइन हो फटाफट, फिर हम लोग पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। बिकॉज मेरा पहला क्लास है आज तुम्हारे साथ, मैं अभी आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। वॉइस ऑडिबल है क्या? अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं कुछ लोग। इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 3-4 मिनट्स, लेट एवरीवन ज्वाइन। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने, चलो कर देता हूँ शेयर। अभी विजिबल हो गया स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल हो गया? ठीक। चलो, तो 10th का एग्जाम तो हुआ नहीं, 10th का एग्जाम तो कैंसिल हो गया। अब पहले ज्वाइन हो जाने दो, 1-2 मिनट में और रुकता हूं, ज्वाइन होने दो पहले। सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि दिस इज अ कोविड टाइम, दिस इज द कोविड पीरियड विच इज गोइंग ऑन। पहले मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, काम की बात बता रहा हूं। ये कोविड पीरियड चल रहा है और हमें पता है गवर्नमेंट ने इज ऑलमोस्ट हेल्पलेस। स्पेशल गवर्नमेंट के पास इस समय एजुकेशन सेक्टर के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लीस्ट ऑफ द ऑप्शंस है। दिस इज केमिस्ट्री क्लास, पहले कुछ काम की बात करेंगे फिर सब्जेक्ट में आएंगे। लीस्ट ऑफ द ऑप्शंस है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया कि क्लोज ऑल इंस्टीट्यूट्स एंड कैंसिल ऑल एग्जाम्स। सरकार ने, रुको मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं।
ज्वाइन हुए क्या? आप धीमे धीमे ज्वाइन हो रहे हो तुम लोग। हाँ, तो वो मैं क्या बोल रहा था, आई वॉज सेइंग क्या दैट कि इन दिस कोविड टाइम मैं एक इम्पोर्टेंट चीज पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए। ये इन दिस कोविड टाइम government is almost helpless. Yes, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के लिए they have least options left. They don't have much options, they have least options. तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई just close all institutions, run online classes and cancel the exams. तुम्हारा एग्जाम कैंसिल कर दिया। तुम लोग वो बैच हो जो लास्ट ईयर 9th का एग्जाम भी तुम्हारा नहीं हुआ था, फिर तुम्हारा 10th का एग्जाम भी नहीं हुआ। मतलब तुमने आखिरी एग्जाम जो दिया था, कौन सा एग्जाम दिया था? 8th का एग्जाम दिया था तुमने। तुम लोग वो बैच हो। कुछ एग्जाम कैंसिल हुए रहे होंगे ना 9 सीबीएसई के बाद, मगर कुछ एग्जाम कैंसिल हुए होंगे ना। प्री बोर्ड हुआ था मगर जल्दबाजी में हुआ रहा होगा ना। कुछ एग्जाम कुछ नहीं हुए। 16 क्या हो गया कि तुमने जैसे पढ़ना हुआ तुमने पढ़ाई किया। और इस साल भी क्या हुआ तुम्हारा, ये 10th का एग्जाम इस साल भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। समझे क्या? 11th का एग्जाम भी क्या हुआ है, जो ऐसा जो करंट 11 बैच है उसका भी क्लास एग्जाम क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है। 12th के एग्जाम को भी क्या किया है, दे आर लीस्ट सीरियस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, बिना एग्जाम के स्टूडेंट्स को पास किया जा रहा है। 9th पास कर दिया, 10th पास कर दिया, 11th वालों को ऐसे ही पास कर दिया, 12th वालों का एग्जाम भी लेके ऐसे ही पास कर देंगे। और जो कॉलेज में बच्चे बैठे हैं उनका भी क्या होगा, सेमेस्टर ऐसे ही पास किया जा रहा है, घर बैठे उनका भी एग्जाम हो रहा है। तो तुम्हारा जो जर्नी है, बात को समझो जरा एक बार, जो जर्नी है और एंड है, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन योर जॉब और प्रोफेशन। तो जर्नी को आसान कर जर्नी को आसान कर दिया गया है एंड जर्नी कर दिया गया है। मगर जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया में बिना एग्जाम दिए पास किए जाएंगे ऐसे, तो अगर वो घर में बैठे बैठे पढ़ेंगे, बिना एग्जाम दिए पास होंगे और वो पढ़ाई को भी सीरियसली नहीं लेंगे, तो उनका जो आउटपुट होगा, मतलब जो नेट गेन होगा उनका, वो कैसा रहेगा, वो मिनिमल रहेगा। एंड लास्ट में जब आपको जॉब देने की बारी आएगी तो गवर्नमेंट उसमें पीछे हट जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, मैं इतना बस कहना चाहता हूं कि आप इस समय घर बैठ के जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, उससे आपको एकदम सीरियसली करना पड़ेगा। आप घर में बैठ के जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, रुको,
वॉइस ऑडिबल है क्या? वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या? अभी वॉइस ऑडिबल है क्या? अभी ऑडिबल है क्या? अभी ऑडिबल है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का पर्पस बस ये है, क्योंकि अभी कैसा है, ये ऑनलाइन मोड में सब चल रहा है। हम घर बैठ के हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें उस पढ़ाई को एकदम सीरियसली करना है, क्योंकि एक बार हमारा किसी टॉपिक को पढ़ने का जो टाइम अलॉटेड है, एक बार वो टाइम निकल गया, फिर वो टाइम लौट के वापस नहीं आएगा। तो अगर आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपने उस समय वो टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा, उसमें अच्छे से ध्यान नहीं दिया, फिर आपको क्या होगा, आपको दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इफ वॉइस इज ब्रेकिंग, मतलब देन देयर इज अ नेट इशू। टेल मी इफ द वॉइस इज ऑडिबल। वॉइस ऑडिबल है क्या? ऑडिबल है, ठीक। चलो, शुरुआत करने से पहले अभी अपना 11th-12th का केमिस्ट्री का जो सेटअप है, अभी तुमने 9th-10th तक तुम्हारा केमिस्ट्री एक ही रहा होगा। अभी अपना केमिस्ट्री जो 3 पार्ट में हो गया। ये अपना फिजिकल केमिस्ट्री है, एक पार्ट। सेकेंड पार्ट अपने पास रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड पार्ट अपने पास आ गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अब अपने पास 3 पार्ट्स आ गए, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर बोथ जेई एंड नीट। अभी एग्जाम पैटर्न तो तुम लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स में बता दिया गया होगा कि तुम्हारा एग्जाम, जेई का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नीट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो सब तुमको बता दिया गया होगा, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं बस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पास ऑलमोस्ट 14 से 15 टॉपिक्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास ऑलमोस्ट 10 से 12 टॉपिक्स रहेंगे, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपने पास ऑलमोस्ट 9 to 10 टॉपिक्स रहेंगे। तो ओवरऑल अपने पास जो 11th-12th का जो पूरा पैकेज रहेगा, वो कितना, 15-12 कितना हो गया, 27 एंड 10, ऑलमोस्ट 35 to 37 टॉपिक्स in 11th and 12th. Almost 35 to 37 topics are there in 11th and 12th. समझे क्या? And this subject is a vast subject. So you have to study this subject seriously. Wait, इंटरनेट का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? Just a minute. Just a minute. ऑडिबल है क्या वॉइस? Is my voice audible? No, because some people are saying that my voice is not audible. अच्छा, वॉइस इज ब्रेकिंग क्या? Sometimes it is breaking.
ठीक है, तो मैंने ये बताया कि सब्जेक्ट हमारा वास्ट है, तो जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा तुम्हें वैसे वैसे पढ़ना पड़ेगा। हम चीजों को बैकलॉग में नहीं रख सकते हैं। अगर हमने चीजों को बैकलॉग किया, क्योंकि कैसा होता है, चीजें कैसी होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर हमने चीजों को बैकलॉग में रखा तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस समय हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, फिर जब हम क्लास में अगले टॉपिक में आएंगे, अगर आपने पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको आगे आने वाला टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आई क्या? तो हमें क्या करना है, हमें चीजों को बैकलॉग में नहीं रखना है। सबसे पहली बात, हमें सबसे पहली बात इतना क्लियर होना चाहिए कि हमारी कोई भी चीज, हमारा कोई भी टॉपिक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, उसका बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले इतना समझना पड़ेगा, हमें जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है हमें उस दिन वही पढ़ना पड़ेगा। हम चीजों को आगे पुश नहीं कर सकते। तुम चीजों को जितना आगे पुश करोगे तुम्हारे ऊपर बर्डन उतना ज्यादा होगा। And let me tell you, these 2 years of your life are very important. Class 11th and class 12th, they will decide a lot of things in the next coming years of your life. समझे क्या? So प्लीज बी सीरियस। अभी तुम्हारा 10th का एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी ऐसा वेकेशन मोड में आ जाओ। वेकेशन मोड में आने का जरूरत नहीं है। जेई और नीट का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। अगर हमने टाइम को कुछ, कहीं ना कहीं अगर हमने टाइम को वेस्ट किया, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने यूजफुल टाइम से कुछ ना कुछ किल कर रहे हैं, उसमें हमारा ही नुकसान है। समझे क्या? तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी है। अब चलो, अब हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक्स के बारे में पहले हम बात करेंगे। मैं 11th का सिलेबस एकदम तुरंत स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। मैं पहले तुमने जो 10th तक जो पढ़ा है, पहले हम लोग उसमें से कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलो अब ये बताओ, अप टिल क्लास 10, सिर्फ 10th नहीं, मैंने क्या लिखा, अप टिल क्लास 10, बताओ जरा तुमने क्या क्या पढ़ा है। मैं कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूं। तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है? यस और नॉट? पढ़ा है, ठीक। केमिकल बॉन्ड पढ़ा है? केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल बॉन्ड पढ़ा है? यस। उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? बोलो, क्या हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है सबने। उसके बाद बताओ जरा, क्या मोल कंसेप्ट पढ़ा है? मोल कंसेप्ट थोड़ा सा बेसिक पता है क्या मोल कंसेप्ट का? कुछ थोड़ा बहुत बेसिक पता है क्या मोल कंसेप्ट का? यस, ओके। उसके बाद तुम्हें बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है क्या? बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, बेसिक ऑफ नॉमेनक्लेचर, मतलब इसमें नॉमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, या हाइड्रोकार्बन में सिर्फ अल्केन, ये पढ़ा है क्या? ओके, गुड। उसके बाद तुमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा होगा, मतलब ऐसे करके तुमने कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़े हुए। ठीक है, चलो तो अभी इसमें से हम लोग एकदम एक बेसिक चीज को हम लोग छुएंगे। सबसे पहले एकदम बेसिक से हम लोग बात करते हैं, एकदम बेसिक से। अभी मैं सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, तुमने जो पढ़ा है अभी मैं उन्हीं बेसिक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो बताओ, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। यू पीपल विल आंसर मी। चलो बताओ जरा, एटम से हम लोग क्या समझते हैं? हमने एटम का नाम सुना है ना? एटम का नाम सबने सुना है? एवरीवन इज फेमिलियर विद एन एटम, गेटिंग ना? तो हम लोग एटम से क्या समझते हैं? एटम से हम क्या समझते हैं? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक, कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सब्सटेंस। हम एटम से क्या समझते हैं? हम एटम से ये समझते हैं कि एटम क्या है? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सब्सटेंस, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। यस, हम बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस बोलो, या फिर जो तुम लोग कह रहे हो कि बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल। वेरी गुड।
अब देखो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड। चलो अब हम इसकी बात करेंगे। चलो ये तो एकदम क्लियर है, एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर। अच्छा, मैटर की बात आई तो अगर हम बात करें मैटर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? मैटर इज एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम। यही होता है ना मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम। समझे क्या? ये मैटर होता है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि एटम जो है, इज एटम इनडिविजिबल? क्या एटम इनडिविजिबल है? क्या मतलब, क्या एटम को हम और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते? क्या एटम इनडिविजिबल नहीं है? तो जैसे भी एक मुझे जवाब मिला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब तुम ये कंसेप्ट भूल जाओ, एटम को अब तुम ये ऐसा भूल जाओ कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हमें सबको पता है कि एटम जो है कैसे बना है। एकदम बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई भी कंसेप्ट को बड़ा नहीं बना रहा हूं, एकदम बेसिक की बात कर रहा हूं। सेंटर ऑफ द एटम हैज गॉट न्यूक्लियस एंड उसके बाद शेल्स होते हैं, जो तुमने पढ़ा हुआ है अपने जूनियर क्लासेस में। देयर आर शेल्स अराउंड द एटम, इस तरह से। शेल्स में क्या होते हैं? शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये यहां पे शेल्स है, ये इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। गेटिंग ना? इस तरह से ऐसे कह सकते हो, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। और ये न्यूक्लियस है। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है हमें पता है। न्यूक्लियस हैज गॉट प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस हैज गॉट न्यूट्रॉन्स। एंड उसके बाद शेल्स में क्या होते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस शेल्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझेगा? तो एटम इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी अगर आप ऐसे कहते हो, हाँ यस वेरी गुड, दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वेरी गुड वेरी गुड। एटम के पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं विच आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। समझे क्या? हमने बेसिक्स में पढ़ा है कि एटम है, जैसे सोडियम है। सोडियम को तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा या पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, सोडियम कैटायन बन जाता है। तो सोडियम एटम को हमने उसके कैटायन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड किया कि नहीं किया? बताओ जरा। हमने उसको डिवाइड किया कि नहीं किया? किया ना हमने उसको डिवाइड। समझे क्या? तो एटम इज मेड अप ऑफ व्हाट? अगर तुम कहो कि एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है, it is made up of subatomic particles, yes or not? And what are those subatomic particles? Yes, electronic configuration of sodium is 281. Very good. What are those subatomic particles? Subatomic particles are protons, neutrons and electrons. समझे क्या? Getting ना? बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझे क्या? राइट। अच्छा, अब उसके बाद एटम्स के बारे में अगर हम बात करें, एटम्स में शेल होते हैं। वैलेंस शेल से हम क्या समझते हैं? एटम का जो वैलेंस शेल है उससे हम क्या समझते हैं? लास्ट शेल। अभी तुमने जो जो पढ़ा मैं वही सारे नाम एक बार ले रहा हूं। समझे क्या? वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल। उसके बाद एक नाम है पिनल्टीमेट शेल।
पेनल्टीमेट शेल से हम क्या समझते हैं, बता सकते हो क्या? वेरी गुड, सेकेंड लास्ट शेल, सेकेंड लास्ट शेल। उसके बाद एंटी पेनल्टीमेट शेल से हम क्या समझते हैं, ये बता सकते हो? एंटी पेनल्टीमेट शेल से हम क्या समझते हैं, ये बता सकते हो? नहीं, नोट्स अभी लिखना नहीं है, अभी मैं आपको कोई नोट्स नहीं दे रहा हूं, मैंने अभी आपको कोई सिलेबस नहीं स्टार्ट किया है। अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है मैं अभी बस वही सारी बातें कर रहा हूं, आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं लिखना है। जब आप लोगों को लिखना होगा मैं खुद बताऊंगा। आज का क्लास में अभी सारी जितना तुम पढ़ के आए हो मैं सारी वही बातें कर रहा हूं, बिकॉज आज मेरा पहला क्लास है और अभी आगे मैं ही कंटिन्यू करने वाला हूं। तो मैं कुछ नया भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिलेबस का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, जो तुमने पढ़ लिया अभी बस मैं वही सारी बातें कर रहा हूं, बेसिक्स एकदम। सो एंटी पेनल्टीमेट शेल से आप क्या समझते हो? एंटी पेनल्टीमेट शेल से हम समझते हैं थर्ड लास्ट शेल, है कि नहीं? एंटी पेनल्टीमेट शेल से हम क्या समझते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल से हम समझते हैं थर्ड लास्ट शेल। समझे क्या? गेटिंग ना? राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब अगला, अब मैं अगर तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप कर्नल से क्या समझते हो, कर्नल, हम कर्नल से क्या समझते हैं, हम कर्नल से क्या समझते हैं, ये बता सकते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेनल्टीमेट मींस? देखो क्वेश्चन आया है, पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है? पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है सेकंड लास्ट शेल। देखो मैंने लिखा है ना, बैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल होता है, पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है सेकंड लास्ट शेल। समझे क्या? एंटी पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है थर्ड लास्ट शेल। ठीक है ना? राइट। चलो अब मेरा सवाल है कि कर्नल से हम क्या समझते हैं? एटम में कर्नल भी होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कर्नल? व्हाट डू यू मीन बाय कर्नल विदाउट वैलेंस शेल? चलो एक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नॉट कर्नल। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं बेटा। ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स है ना, इनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए हम लोग इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नॉट कर्नल, नो नो नो, दिस इज रॉन्ग। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नॉट कर्नल, गेटिंग ना? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, गेटिंग? कर्नल से हम क्या समझते हैं? चलो मैं ऐसे समझाता हूं तुमको। एटम जो है, एटम जो है, एटम इज कर्नल प्लस वैलेंस शेल। एटम इज कर्नल प्लस वैलेंस शेल। बात समझेगा? समझेगा? तो किसी भी एटम से वैलेंस शेल हटा दोगे, जो बचेगा वो क्या रहेगा? वो कर्नल रहेगा, गेटिंग ना? तो चलो, जैसे अगर मैं तुमसे यहां पे बात करता हूं, जैसे मैं तुमसे कहूं, तुमने जो भी पढ़ा है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, let us suppose if I consider lithium, lithium is atomic number 3, तो lithium atomic number 3, तो तुमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ा है? तुमने पढ़ा है K2L1, yes or not? inner part of any atom is known as kernel, yes, very good, getting? तो ये क्या हो गया? ये हो गया वैलेंस शेल, और अंदर पूरा ये क्या हो गया? ये हो गया कर्नल, यस। उसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं बेरिलियम, तो आप बेरिलियम से क्या समझोगे? K2L2, तो ये आपका क्या हो गया? ये पार्टीशन हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया वैलेंस शेल, और ये आपका हो गया कर्नल। समझेगा? लिथियम, बेरिलियम। फिर अगर मैं बात करूं बोरॉन 5, तो ये क्या हो गया? K2, ये हो गया K2 एंड L3, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वैलेंस शेल, और ये हो गया कर्नल। उसी तरह से मैं थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैंने बात करी सोडियम की। इफ आई टॉक अबाउट सोडियम, सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11, सो दिस इज K2L8M1। तो यहां पे ये जो M1 है,
ये क्या है, ये वैलेंस शेल है और इसके अंदर जो कुछ भी है वो क्या है, कर्नल है कि नहीं। उसी तरह से अगर सपोज करो मैंने तुमको एग्जांपल लिया कैल्शियम का, कैल्शियम इज एटॉमिक नंबर 20, समझे क्या। तो ये हो गया K2, दिस बिकम्स K2 L8 M8 N2, ऐसा होगा, गेटिंग ना, राइट। तो इसमें वैलेंस शेल क्या है, ये N शेल इज द वैलेंस शेल, तो N शेल बीइंग द वैलेंस शेल, तो ये हो गया वैलेंस शेल और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कर्नल। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, गेटिंग ना। तो कर्नल एटम इज व्हाट, कर्नल प्लस वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को छोड़ के बाकी एटम के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब कर्नल में आती है। वैलेंस शेल को छोड़ के बाकी एटम में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें किस में आती हैं, वो सारी की सारी चीजें कर्नल में आती है। क्लियर, क्लियरिंग। तो हाँ, अगर हम डेफिनेशन ऑफ कर्नल की बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ कर्नल में हम क्या बताएंगे, कर्नल इज कर्नल को हम कैसे बताएंगे, एटम चलो पहले एकदम सिंपल टर्म से लिखते हैं। कर्नल को कैसे बताओगे तुम, एटम माइनस वैलेंस शेल। कर्नल को तुम कैसे बताओगे, एटम माइनस वैलेंस शेल। हाँ, ऑल द, इट विल इंक्लूड न्यूक्लियस ऑल्सो, इट विल इंक्लूड न्यूक्लियस ऑल्सो। एटम माइनस वैलेंस मतलब ऑल द entities of an atom excluding the valence shell is a kernel. All the entities of an atom excluding the valence shell is kernel. समझेगा, that is what, all entities of an atom excluding valence shell, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल ऑफ एन एटम। गेटिंग ना, राइट। ये बात समझ में आई क्या, चलो ये तुम लोगों को आता है। अच्छा, अब उसके बाद एटम की हमने बात करी, अब अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, तो बताओ जरा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अ मॉलिक्यूल, टेल अगेन। देखो अभी हमने क्या देखा यहां पे, जैसे कैल्शियम हमने एग्जांपल लिया, कैल्शियम में क्या है, K2L8 M8 N8। तो मैंने क्या बताया, वैलेंस शेल क्या है, ये वैलेंस शेल हो गया, ये मैंने लाइन बनाया, ये हो गया वैलेंस शेल। एटम में वैलेंस शेल को हटा दो, बाकी जितनी भी चीजें हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, वो कर्नल हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्नल। चलो, तो अगर मैं क्या बताया, कर्नल क्या है, ऑल एंटिटीज ऑफ एन एटम एक्सक्लूडिंग द वैलेंस शेल इज अ कर्नल। बात समझे क्या, अभी समझ में आया, अभी क्लियर हुआ क्या। साक्षी, साक्षी वाज सेइंग टेल अगेन, क्लियर हुआ ना अभी। सम ऑफ एटॉमिक मासेस, नहीं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस आप क्या समझते हो, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, एक एटम का तो एक ही मास होगा ना। अच्छा ठीक है, मॉलिक्यूल बता रहे हो, चलो आप बताओ मॉलिक्यूल से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, क्या टर्म मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड एक ही होता है या मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड अलग अलग होते हैं। पहले हम लोग की अगर तुम बात कर रहे हो, चलो पहले कर्नल के ही हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। नियन, एक ने डाउट पूछा नियन, तो नियन इज व्हाट, एटॉमिक नंबर 10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया K2L8। तो ये हो गया वैलेंस शेल, ये हो गया वैलेंस शेल, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है,
वो करना ले। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? ठीक है ना, राइट। चलो अब बताओ, मैंने तुमसे सवाल पूछा, आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि पहले बताओ मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ मॉलिक्यूल। मैं काम करता हूं, मैं माइक ऑन कर देता हूं, माइक ऑन कर देता हूं, वन बाय वन बोलो व्हाट डू यू मीन बाय अ मॉलिक्यूल। आप मॉलिक्यूल से क्या समझते हो? अभी हम लोग एकदम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, एकदम बेसिक की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल से हम क्या समझते हैं? हम मॉलिक्यूल से क्या समझते हैं? मॉलिक्यूल पहले बताओ, फिर हम लोग बात करेंगे कंपाउंड की। नहीं तो हम लोग अमोनिया मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर सेम एटम्स ज्वाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, डिफरेंट एटम्स ज्वाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा। तो अच्छा ये बताओ, इसको हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते क्या कि अमोनिया कंपाउंड है? चलो ऐसा तो बोलते हैं, क्या हम इसको कभी अमोनिया मॉलिक्यूल नहीं बोलते क्या? मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। और डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे तो कंपाउंड होगा। मॉलिक्यूल और कंपाउंड सबको पता है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। पर सर हम वाटर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? वाटर का एक सिंगल एंटिटी H2O, एक H2O इज अ वाटर मॉलिक्यूल। एक सिंगल H2O इज अ वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं ना इसको, हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, जबकि यहां पे दो अलग अलग एटम्स कंबाइन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, टू डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड। Molecules of different atoms combine together to form compound. Molecules of different atoms combine. Molecules of different atoms combine to form compound. No, ये तो गलत है। नाइट्रोजन और ओजोन आर एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ ये सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो सही बोला तुमने। All molecules are not compounds. एग्जाम्पल दो, जैसे एग्जाम्पल दो, all molecules are not compounds. When two elements of same type or different type combine together is called a molecule. Compound is made up of molecules. Compound is a combination of two or more elements. सब कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज है। और लिखो, और लिखो, मैं भी देखो तुम लोगों का अंडरस्टैंडिंग कहां तक है, कितना है। और जवाब लिखो। हाँ चलो देखो, एकदम सिंपल। मॉलिक्यूल, वो तो कंपाउंड को भी हम नहीं देख सकते, एक सिंगल कंपाउंड। हाँ चलो, मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। हाँ ये पॉइंट ठीक है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बेसिकली देखो जरा, कंपाउंड जो होता है, मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल से हम क्या समझते हैं? एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप
कंबाइन बाय केमिकल बॉन्ड्स। सेम और डिफरेंट टाइप के एटम्स, ये मैं मॉलिक्यूल नहीं बता रहा हूं, पहले मैं एकदम जनरल चीज लिख रहा हूं। Atoms of same or different type can combine by chemical bonds. Yes or not? They can combine by chemical bonds. तो इस केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइन होने की वजह से हमें दो चीजें मिलती हैं। केमिकल बॉन्ड्स से जब एटम्स कंबाइन होते हैं हमें ऐसे दो चीजें मिलती हैं। एक हमें मिलेगा मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और दूसरा हमें मिलता है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, दो चीजें हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। समझे क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या? पहले एग्जांपल लिखते हैं, जैसे O2, जैसे N2, जैसे H2। मतलब जब सेम एटम के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। दैट मींस एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट combine to form molecule of an element। समझे क्या? बट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंट एटम्स combine to form कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये कंबाइन करेगा और वाटर बनाएगा। तो वाटर इज अ कंपाउंड, नो डाउट, वाटर इज अ कंपाउंड, नो डाउट। और अब अगर हमारे पास वाटर इज अ कंपाउंड, नो डाउट, अगर हमारे पास, देखो जरा, हमारे पास कंपाउंड है, ये ऐसा, मान लो इसमें ये ऐसा पानी भरा हुआ है। तो अगर इसमें ऐसा पानी भरा हुआ है, मैं नेक्स्ट पेज में आता हूं, लिखना नहीं है, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूं, तुमने जो जो पढ़ा है। ये सपोज करो, ये कंपाउंड है, ये हमने पूरा कंपाउंड लिया, वाटर इज अ कंपाउंड, नो डाउट। अभी इसमें ये हर एक इंडिविजुअल एंटिटी जो है, ये क्या है? दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल आपको एलिमेंट के मॉलिक्यूल में भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी होता है और कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंपाउंड, ये वाटर पूरा कलेक्शन ऑफ वाटर, मतलब ये पूरा वाटर का जो हमने जो वॉल्यूम कलेक्ट किया है, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है, दिस एंटायर अमाउंट ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? दिस एंटायर अमाउंट ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। दिस एंटायर अमाउंट ऑफ वाटर जो कि इसमें प्रेजेंट है, इसमें जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ये किससे मिला है? ये किससे बना है? ये छोटे छोटे H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर बना। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एक जगह पे आ गए, H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पे आ गए, और वो क्या बना रहे हैं? वो वाटर कंपाउंड बना रहे हैं, वाटर कंपाउंड। तो दो चीजें हैं, वी हैव मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हमें कब मिलता है? जैसे O2 O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन।
वी गेट मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एंड जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं हमें कंपाउंड मिलता है, और वो जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड के भी अपने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे वाटर, सपोज करो अपने पास ये 10 लीटर्स ऑफ वाटर है, तो 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स। बात समझे क्या? बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ ना? सो वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स, वी हैव a molecule of an element and we have molecule of a compound। ये बात समझ में आई क्या? गेटिंग ना? तो जैसे ये जो कंपाउंड है, ये वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड, तो कंपाउंड से अगर तो पूछो कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट इज दिस H2O। ये जो वाटर इज अ कंपाउंड, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट इज H2O। इसके पास H2O के कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात समझ में आई क्या? वी हैव molecule of an element and we have molecule of a compound। getting ना? we have molecule of an element, molecule of an element हम क्या समझते हैं? एटम्स, सेम तरह के एटम्स कंबाइन हो गए, तो देखो ये क्या बन गया, ये O2 मॉलिक्यूल बन गया, ये N2 मॉलिक्यूल बन गया, है कि नहीं? क्लोरीन क्लोरीन कंबाइन होगा, ये Cl2 मॉलिक्यूल बन गया, फ्लोरीन फ्लोरीन कंबाइन होगा, ये F2 मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट है। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बोलेंगे। व्हेन सेम एटम्स कंबाइन, ये तुमने छोटे क्लासेस में भी डेफिनेशन पढ़ा होगा। सेम एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो, जब सेम एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बनता है। बट अगर आप अलग अलग एटम्स को कंबाइन करते हो, पढ़ा होगा ना डेफिनेशन कंपाउंड्स का, व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइन देन कंपाउंड इज फॉर्म। अब जैसे सपोज करो वाटर इज अ कंपाउंड, तो जब वाटर इज अ कंपाउंड, जब हम वाटर की बात करते हैं, आप एक बात बताओ, हम जब वाटर की बात करते हैं, क्या हम एक वाटर की बात करते हैं, हम सिर्फ एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन की बात करते हैं क्या? नहीं, हम इसकी तो बात नहीं करते। हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर। हम कहते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर, हम कहते हैं 10 लीटर्स ऑफ वाटर, हम कहते हैं 50 लीटर्स ऑफ वाटर, है कि नहीं? तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर हमने लिया है, इस पूरे वाटर में क्या है? दिस एंटायर अमाउंट ऑफ वाटर कैसे बना है? दिस एंटायर अमाउंट ऑफ वाटर हैज गॉट स्मॉल स्मॉल एंटिटीज ऑफ H2O। एंटायर अमाउंट ऑफ वाटर हैज गॉट स्मॉल स्मॉल एंटिटीज ऑफ H2O। ये स्मॉल स्मॉल एंटिटीज ऑफ H2O, ये देखो, ये जो मैंने बताया, ये जो वाटर है, सपोज करो 10 लीटर्स ऑफ वाटर, इसमें क्या है? स्मॉल स्मॉल एंटिटीज ऑफ H2O प्रेजेंट है, छोटे छोटे H2O प्रेजेंट है। तो अगर तुम एक इंडिविजुअल H2O की बात करोगे, तो हाँ भाई, इंडिविजुअल H2O कैसा है? दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंपाउंड। ये किसका मॉलिक्यूल है? कंपाउंड है वाटर, उसका ये मॉलिक्यूल है, ये उसका स्मॉलेस्ट एंटिटी है वाटर, H2O। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? जैसे जैसे ऐसे समझो, तुम ऐसे समझो, जैसे अपने पास एक ऐसा ये कंटेनर है, अपने पास एक कंटेनर, इसमें कैसा राइस भरा हुआ है, चावल है इसमें, राइस सपोज करो इसमें 5 kg ऑफ राइस है। तो इसमें अगर 5 kg ऑफ राइस है, तो 5 kg ऑफ राइस में क्या होगा? स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ राइस होंगे कि नहीं होंगे? स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ राइस होंगे कि नहीं होंगे? गेटिंग ना? जब हम राइस की बात करते हैं, हम एक पीस ऑफ राइस की तो बात करते नहीं बेटा, नोट्स नहीं निकालने अभी, मैं सिलेबस 11th का सिलेबस अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, तुमने जो पढ़ा है अभी मैं बस उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना? राइट, सपोज करो तुम्हारे पास 5 kg ऑफ राइस है, तो जब तुम 5 kg ऑफ राइस की बात करते हो, तुम पूरे एक बल्क की बात करते हो ना, बल्क अमाउंट ऑफ राइस की बात करते हो ना, गेटिंग? तो 5 kg ऑफ राइस के पास क्या है? ये स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ राइस है ना, ये स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ राइस है। तो ये एक पीस ऑफ राइस क्या है? एक पीस, दिस वन पीस ऑफ राइस इज व्हाट? दिस वन पीस ऑफ राइस इज द component of this 5 kg of rice. This one piece of rice is what? This one piece of rice is a component of this one amount of rice. Getting now? तो उसी तरह से जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी कैसे बनाएं? अपने पास 10 लीटर्स ऑफ वाटर है, तो इस 10 लीटर्स ऑफ वाटर के पास क्या है? 10 लीटर्स ऑफ वाटर पास छोटे छोटे एंटिटीज है, और हर एक इंडिविजुअल एंटिटी क्या है? हर एक इंडिविजुअल एंटिटी H2O है। हर एक इंडिविजुअल एंटिटी क्या है? H2O है।
every individual entity is an H2O. तो पानी is made up of number of H2O when put together. Infinite number of H2O when put together will form what? 10 liters of water. तो water is no doubt a compound, मगर water के पास individual entities क्या है? Individual entities तो H2O है ना, तो H2O क्या है? H2O is a molecule of water. Water is a compound, H2O is a molecule of water. बात समझे क्या? स्टेट तो कुछ भी हो सकता है, वाटर अगर लिक्विड फेज में है तो लिक्विड होगा, गैस फेज में तो गैस होगा, स्टेट तो कुछ भी हो सकता है ना। बात समझ में आई क्या? वाटर इज अ कंपाउंड, मगर H2O क्या है? 10 लीटर्स ऑफ वाटर में बहुत सारे छोटे छोटे H2O हैं। 10 लीटर्स ऑफ वाटर में बहुत सारे छोटे छोटे H2O हैं। तो एक H2O को अगर तुम यहां से तुम एक H2O को निकालो, तुमने यहां से एक H2O को निकाला, so this one H2O is what? This one H2O is a molecule of water. बात समझ में आई क्या अभी सबको? ये बात समझ में आई क्या सबको? क्लियर हुआ? राइट, चलो ये एक बेसिक था। उसके बाद अगर मैं तुमसे कहूं आप मिक्सचर से क्या समझते हो? बताओ, मिक्सचर से क्या समझते हो? मिक्सचर से हम क्या समझते हैं? मैं तुमसे पूछूं मिक्सचर से तुम क्या समझते हो? मिक्सचर जैसे सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर है कि नहीं? सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स कर सकते हैं हम, ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर सकते हैं, गेटिंग ना? तो यस, मिक्सचर इज व्हाट? टू और मोर कंपाउंड्स of different type when mixed together. Yes or not? वो क्या हो जाता है? वो मिक्सचर हो जाता है। जैसे air is a mixture of gases. Yes or not? Air is a mixture of gases. Getting right? We can have a mixture of oil and water. Yes or not? We can have a mixture of salt and sugar. ऐसा होता है ना, राइट? तो मिक्सचर की जब हम बात कर रहे हैं, मिक्सचर जो है तुमने पढ़ा होगा, मिक्सचर जो है पढ़ा होगा, दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो अब क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है? होमोजेनस मिक्सचर और नोट्स नहीं निकालने हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अभी तुमने जो 10th तक पढ़ा है मैं अभी वही सारी बातें कर रहा हूं, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सर नोट्स लिखने का टाइम नहीं दे रहे। सर जब तुमको 11th का स्टार्ट कराएंगे तो सर अच्छे से टाइम देंगे लिखने का, तो पैनिक करने का जरूरत नहीं। अभी सर क्या करा रहे हैं? अभी आपने जो पढ़ा है अभी हम लोग बस वही पढ़ रहे हैं, वही सारी बातें कर, समझे क्या? चलो बताओ, होमोजेनस मिक्सचर से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय होमोजेनस मिक्सचर? बता सकते हो? होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर मतलब व्हेन the components are completely mixed such that तुम मिक्सचर को देख के ये ना बता पाओ, तुम मिक्सचर को देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 2 है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। हाँ यस, कुछ लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो डाउट। जैसे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गेटिंग ना? तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है ना, है कि नहीं? गेटिंग ना? एयर में सारे कंपोनेंट्स, ऑक्सीजन का कंपोनेंट, CO2 का कंपोनेंट, नाइट्रोजन का कंपोनेंट, सब के सब एकदम अच्छे से मिक्स्ड है। ऐसा हमें कभी ऐसा फील नहीं होता कि अरे भाई यहाँ के एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, एक तरफ के एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, दूसरे तरफ के एयर में ऑक्सीजन कम है। या फिर ऐसा नहीं होता कि महाराष्ट्र का जो एयर है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है
और अगर हम लोग अपने उधर चले गए, हम लोग एमपी चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, वहां पे CO2 ज्यादा है, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। पोल्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग, पोल्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर एयर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर एयर, पोल्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग, गेटिंग ना। तो एयर क्या है? एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, देयर इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल एयर इज अ homogeneous mixture of nitrogen, which is 79%, and oxygen, which is 21%. अब तुम कहीं का भी एयर उठा लो, कहीं का भी एयर उठा लो, तुमको कोई भी एयर की बात करो कि तुमको हमेशा 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन ही मिलेगा, मतलब वो होमोजेनस मिक्सचर है, वो उसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है। हाँ, और भी बहुत सारे लोग एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सॉल्ट एंड वाटर की अगर हम बात कर लें, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस शुगर, गेटिंग ना। तो ये जो होमोजेनस मिक्सचर होता है, इसमें एंटिटीज आपस में एकदम मिक्स हो जाते हैं और हम उनको देख नहीं सकते। ये नहीं, जैसे शुगर सोल्यूशन में हम देख के नहीं बता सकते ना कि देखो ये शुगर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं कर सकते ना, वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है। और जो शुगर सोल्यूशन आता है उसका थ्रू आउट कैसा रहता है? कॉम्पोजिशन एकदम कांस्टेंट रहता है, गेटिंग ना। उसका हर एक पार्टिकल कैसा हो गया? शुगर सोल्यूशन हो गया। ऐसा नहीं होता कि शुगर सोल्यूशन, तुमने ग्लास में शुगर सोल्यूशन बनाया और ऊपर तुम्हारा शुगर सोल्यूशन है, नीचे तुम्हारा पानी है, ऐसा नहीं होता है। शुगर सोल्यूशन है तो तुम कोई भी पानी के शुगर सोल्यूशन कोई भी ड्रॉप निकालो, एवरी ड्रॉप विल हैव द सेम टेस्ट, मींस व्हाट? यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। बात समझे क्या? सिमिलरली सॉल्ट सोल्यूशन, तुमने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया, नमक डाला, पानी डाला, ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर का पानी तुमको सॉल्टी लगेगा, नीचे का पानी तुमको सादा लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, गेटिंग ना। तो वो क्या है? दैट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, गेटिंग ना। मतलब तुम कोई भी ड्रॉप निकालोगे, एवरी ड्रॉप विल हैव द सेम टेस्ट ऑफ वाटर एंड शुगर या वाटर एंड सॉल्ट। बात समझ में आई क्या? तो ये आज हमने कुछ बेसिक्स की बात करी है, अगले क्लास में हम लोग कुछ और बेसिक्स की बात करेंगे। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बेसिक्स की बात करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग अपने एक्चुअल सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। अभी तक बिकॉज तुमने 10 का एग्जाम नहीं दिया, इस वजह से मैं कुछ चीजें तुम्हें रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारे कुछ कंसेप्ट जगह में होने चाहिए, ठीक है ना। चलो, विल स्टॉप हियर, थैंक यू। टुमारो क्लास विल बी 2 PM। आपके इम्पार्टर्स में जो टाइम शेड्यूल है, मेरा नाम पढ़ा है, प्रतीक सर नाम पढ़ा है, उसमें वही टाइम शेड्यूल है, वही मेरा क्लास होगा, 2 बजे से 2 से 3 मेरा क्लास होगा भी, ठीक है। चलो, थैंक यू।